जनता ही भगवान है। जनता की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है और हम ये मानते हैं कि हर इंसान में ही भगवान निवास करता है। भाई दशमत के साथ अन्याय हुआ, मेरा मन दर्द, पीड़ा और व्यथा से भर गया। इसलिए मैंने दशमत को यहां बुलाया और मन चूंकि गहरी वेदना से भरा हुआ था, मन में बहुत तकलीफ थी कि एक बहुत अमानवीय घटना हमारे भाई के साथ घटी। मैं व्यथित था और मैं अंतरात्मा से मानता हूं कि गरीबी हमारे लिए पूज्य है और उसका अपमान मतलब हम सबका अपमान है। मन की व्यथा और पीड़ा कम करने के लिए मैंने आज दशमत को यहां बुलाया। मैंने दशमत के पैर धोए, पानी माथे से लगाया ताकि मेरी व्यथा और दर्द कम हो सके। मन में जो पीड़ा थी उस पीड़ा को मैं कम कर सकूं। एक तरफ जिसने अन्याय किया उसको कड़ी सजा, और जो अपराध करता है, अन्याय करता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती। और इसलिए जिसने अन्याय किया उसको कड़ी सजा और जिसके साथ अन्याय हुआ उसको कलेजे से लगा के उसकी पीड़ा भी कम करने की कोशिश। मैं प्रदेशवासियों से भी अपील करना चाहता हूं कि हम सबके प्रति और विशेषकर गरीबों के प्रति, हमारे ऐसे भाई बहनों के प्रति हम मानवीयता, करुणा, प्रेम, दया और संवेदना से भरे रहें, क्योंकि एक ही चेतना के तो अंश है हम सब। उसी भगवान ने एक ने हम सबको बनाया है, तो इंसान इंसान में कैसा भेद, हम कोई भेद ना करें। सम्मान और सुरक्षा गरीब के लिए भी जरूरी है, आत्मसम्मान गरीब का भी है, उसको हम बनाए रखें। और ये संदेश भी शासन और प्रशासन को, दशमत का पैर धोना, चरण धोना एक संदेश भी है कि गरीबों के साथ में किस संवेदना के साथ उनकी सेवा करता हूं, और कोई गड़बड़ करेगा तो उसको कठोरतम सजा मिलेगी। ऐसे लोगों को भी ये संदेश है और जनता, शासन, प्रशासन सबको भी यही संदेश है कि गरीबों का सम्मान और उनका स्थान भी हम सुरक्षित रखें। दशमत मेरा साथी है, मेरा भाई है। हर परिवार की जो जरूरतें होगी, आवश्यकता होगी, उसका भी ध्यान रखेंगे, उसके सम्मान और सुरक्षा की भी चिंता करेंगे। सुदामा की भी संज्ञा दी है, दशमत को अपनी बातचीत में मेरे मन में सहज भाव आया। मैं कोई भगवान कृष्ण जैसा नहीं हूं, लेकिन मुझे लगा कि मेरा भाई आया है तो मैं प्रेम से उसको गले लगाऊं और उसको सम्मान देने की कोशिश करूं। यही भाव मेरे मन में था। सर, इस तरह की घटना दोबारा ना हो उसको लेकर के कहीं ना कहीं दो ही चीजें, एक संदेश कि गरीब की इज्जत सबसे बड़ी है हमारे लिए, और दूसरा कठोरतम दंड ताकि कोई ऐसी हिम्मत ना करे। तो सुन रहे थे आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार एक ही संदेश देना चाहती है कि जिसने अन्याय किया उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जिसके साथ अन्याय हुआ उसे गले लगाकर उसकी पीड़ा कम करने की कोशिश। मन व्यथित था जो हुआ आदिवासी भाई के साथ उसे देखकर, और इसी वजह से ये सब जो शिवराज सिंह चौहान ने किया है, कह रहे हैं अन्याय देखकर मन में पीड़ा थी, व्यथा से भर गया था। गरीबी तो हमारे लिए पूज्य है, उनका अपमान मतलब सबका अपमान। इसके जरिए संदेश देना चाहता था कि समाज में सबको किस रूप में साथ मिलकर रहना है और समाज में किस रूप में सबको
एक दूसरे का सम्मान करना है। ये वो बड़ी बातें जो शिवराज सिंह चौहान अब से कुछ देर पहले कह रहे थे मीडिया के सामने। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी ब्रजेश राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। ब्रजेश, कुल मिलाकर चुनावी साल मध्य प्रदेश जहां एक चुनावी मुद्दे के तौर पर यह पूरा मामला गरमा रहा था, अब यहां फुल एक्शन मोड और डैमेज कंट्रोल में खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं इस मामले में। बिल्कुल रुमाना, ये पूरा जो डैमेज कंट्रोल में है इसमें हो रहा है, इसमें शिवराज सिंह चौहान खुद तो मुख्य कैरेक्टर का रोल निभा रहे हैं, साथ में इसमें पूरा एक्शन है, ड्रामा है, इमोशन है, सब कुछ है और सस्पेंस भी है। तो कुल मिला के एक डैमेज कंट्रोल की बड़ी कार्यवाही। एक तरफ कांग्रेसी लोग सीधी में इस व्यक्ति के घर के बाहर धरना दे के बैठे हैं, जिसमें इसके परिजन भी शामिल हैं, और सिर्फ इसी व्यक्ति को लेके भोपाल ले आया गया है, मुख्यमंत्री से मिलवाया गया है। और मुख्यमंत्री यहाँ जो जितना कुछ कर सकते हैं उसको अपने साथ रख रहे हैं, उसके पैर धो रहे हैं, उसको तिलक लगा रहे हैं, शाल ओढ़ा रहे हैं, उसको अपने साथ ले जाके वो उनका रोज का एक जो दस्तूर होता है एक पेड़ लगाने का, वहाँ भी ले जा रहे हैं, उससे पौधारोपण भी करवा रहे हैं और उसको सुदामा कहा है। तो कुल मिला के एक मुख्यमंत्री जो कुछ कर सकते हैं, मुख्यमंत्री की भलमन साहत के सहारे वो जो कुछ कर सकते हैं इस डैमेज कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं। मगर मुख्यमंत्री की भलमन साहत अपनी जगह है, पूरे देश और पूरे प्रदेश में एक जो संदेश जाना था वो जा चुका है, और निश्चित ही बीजेपी इसकी भरपाई करने के लिए लंबा वक्त खपाना पड़ेगा। इसमें लगातार एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी इस बार आदिवासी वोटों के लिए बहुत कंसर्न थी। मध्य प्रदेश में 47 आदिवासी रिजर्व सीटें हैं, जिसमें 31 सीटों पर पिछली बार कांग्रेस जीती थी और 15 सीटों पर बीजेपी रह गई थी। इस बार बीजेपी की पूरी पोल स्ट्रेटजी यही थी कि इस आदिवासी सीटों को जीतना है। अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री शहडोल आए थे, वहाँ आदिवासियों के बीच गए थे, मिले थे। रानी दुर्गावती रिजर्व 47 सीटें मध्य प्रदेश, 230 विधानसभा सीटों वाला जो प्रदेश है, और वहां पर यकीनन बीजेपी की रणनीति को बड़ा धक्का लगता हुआ नजर आ रहा था। जिस तरीके से ये आदिवासी व्यक्ति के अपमान का मुद्दा चुनावी तौर पर कांग्रेस गरमाती हुई नजर आ रही थी, और अब इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार खुद सीएम डैमेज कंट्रोल में। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कांग्रेस आज राजस्थान को लेकर जिस तरीके का मंथन कर रही है, जो बैठक है उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल आज दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में यह बैठक हो रही है, राजस्थान को लेकर कांग्रेस की यह बड़ी बैठक। इस बैठक में राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता, और ये देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे को आप देख रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यहां पर नजर आ रहे हैं, सचिन पायलट यहां मौजूद हैं, कांग्रेस के राजस्थान के अन्य नेता मंत्री गहलोत सरकार के वो यहां मौजूद हैं। अशोक गहलोत यहां इन तस्वीरों में आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि अशोक गहलोत के पैर में चोट लगी हुई है, और ऐसे में जानकारी जो सामने है वो ये कि अशोक गहलोत इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत करेंगे। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं जैनेंद्र से क्या खबरें छनकर बाहर आ रही हैं इस बैठक को लेकर। जैनेंद्र, रोमाना देखिए, बैठक अभी शुरू हुई है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव है साल के अंत में, सरकार वहां पर कांग्रेस की है। कैसे सरकार रिपीट की जाए, सरकार और संगठन को लेकर के क्या स्थिति है, वो फीडबैक राजस्थान के तमाम नेताओं से कांग्रेस लीडरशिप लेने वाली है। बैठक में 30 नेता मौजूद हैं। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पैर में चोट की वजह से बैठक में नहीं आ पाए हैं खुद, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हैं। लंबी बैठक चलने वाली है और विस्तार से सरकार के कामकाजों की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा किस प्रकार की छवि है, क्या फीडबैक है, संगठन की क्या स्थिति है, और किस तरीके के फैसले और किए जाने हैं, क्या क्या मांगे नेताओं की तरफ से आती है, इन सब पर बहुत गंभीरता से कांग्रेस लीडरशिप जो है वो सुनेगी। जैनेंद्र, एक सवाल है मन में, जिस तरीके से राजस्थान में इसी साल के अंत में चुनाव होने हैं, बिल्कुल इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी इसी साल के अंत में चुनाव होने हैं, और हमने देखा अभी पिछले दिनों छत्तीसगढ़ को लेकर जो चुनावी तैयारियों के लिए बैठक की जा रही थी, वहां से अचानक खबर सामने निकल कर आती है कि टीएस सिंहदेव जो हैं उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया है छत्तीसगढ़ में। तो क्या राजस्थान में इस तरीके से सीएम डिप्टी सीएम वाला कोई फॉर्मूला सामने आ सकता है क्या जैनेंद्र? देखिए, राजस्थान की कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ पर डिप्टी सीएम सचिन पायलट थे, लेकिन उन्होंने बगावत की, बाद में उन्हें सचिन पायलट को डिप्टी सीएम के पद से भी इस्तीफा देना पड़ा और प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी उन्हें हटाया गया।
क्या आखिरी के कुछ महीनों में डिप्टी सीएम का फार्मूला राजस्थान में फिर से लागू किया जाएगा? सूत्रों का संकेत इसके विरुद्ध है। सूत्रों का कहना है कि राजस्थान में फिलहाल इस तरीके की कोई बात नहीं होने जा रही है, लेकिन आज की जो ये बैठक है ये अहम है। देखना पड़ेगा कि फीडबैक के बाद कांग्रेस लीडरशिप क्या कोई उप मुख्यमंत्री से संबंधित कोई फैसला लेता है या नहीं लेता है। जी, और साथ ही चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष, इसको लेकर लगातार जो मांग सचिन पायलट गुट की तरफ से रखी जा रही थी, उस पर भी आज कोई फैसला लिया जा सकता है क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से? इस तरीके के फैसले आज देखने के लिए मिल सकते हैं क्या इस बैठक के बाद? देखिए रोमाना, जो भी फैसला लिया जाएगा वो आज हो या अगले 1-2 दिन में उसका ऐलान हो, लेकिन निश्चित तौर पर उस फैसले को लेने में आज की जो मंथन की पूरी प्रक्रिया है उसकी अहम भूमिका रहने वाली है। सचिन पायलट, जैसा आप जानती हैं, दर्शक भी जानते हैं, कांग्रेस लीडरशिप चाहती है कि वो सेंट्रल रोल में आए, महासचिव बने। सचिन पायलट के करीबी सूत्रों का कहना है कि वो प्रदेश अध्यक्ष का रोल एक बार फिर इस चुनाव में चाहते हैं और कहीं ना कहीं अपनी पकड़ चाहते हैं। क्या बीच के रास्ते के तौर पर उन्हें कैंपेन कमेटी का चीफ बनाया जा सकता है और केंद्र में जनरल सेक्रेटरी? ये एक संभावित फार्मूला है। इसके अलावा हरीश चौधरी, जो एक जाट नेता है और लीडरशिप के खासतौर पे राहुल गांधी के करीबी नेता माने जाते हैं, उनके इर्द गिर्द पिछले कुछ दिनों से जो है वो हलचल तेज है। क्या हरीश चौधरी को कोई बड़ी भूमिका मिल सकती है? तो राजस्थान को लेकर के जो अहम फैसले होने, उसमें आज की बैठक की अहम भूमिका रहने वाली है। उसमें जातिगत संतुलन और क्षेत्रगत संतुलन, दोनों का संतुलन बिठाया जाएगा और सबसे बड़ा संतुलन बिठाया जाएगा गहलोत और पायलट, दो जो बड़े नेता हैं जिनके बीच 5 सालों से टकराव की खबरें आ रही हैं। अब अंतिम समय में चुनाव से ठीक पहले एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की जाएगी और संतुलन बिठाने की कोशिश की जाएगी। और जो डिसीजन, निर्णय लिए जाने हैं, चाहे कैंपेन कमेटी प्रमुख हो, स्क्रीनिंग कमेटी का फैसला करना हो, क्या कोई डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा, ये तमाम फैसले जो होने हैं, इसको लेकर कांग्रेस हाईकमांड के पास पहले से भी अपना फीडबैक है। पहले से भी बैठकें हो चुकी हैं। गहलोत और पायलट के बीच 1 महीने पहले बैठक हो चुकी है, जिसके बाद रंधावा के साथ और प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी के साथ राहुल और खड़गे की एक और बैठक बीते दिनों में हो चुकी है। बैठकें पहले भी हुई है, लेकिन आज की बैठक बेहद अहम है क्योंकि ये बड़ी बैठक है और फैसलों से ठीक पहले हुई बैठक है। तो इस बैठक से जो फीडबैक आएगा, बड़ी बैठक है और महत्वपूर्ण ये कि है। ऐसे में समय अब कम बच रहा है, ऐसे में फैसला लेना भी बड़ी चुनौती इस बैठक में इस रूप में होगा कि वो बैलेंस कैसे बने गहलोत और सचिन गुट में। राजस्थान चुनाव के लिए रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी की बैठक शुरू हो चुकी है। दिल्ली में यह बैठक हो रही है जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता सभी मौजूद हैं। सचिन पायलट यहां नजर आ रहे हैं। अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में जुड़ रहे हैं। और बड़ी खबर यह कि इस बैठक के बाद दोपहर 3:30 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 3:30 बजे राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां उम्मीद जताई जा रही है कि राजस्थान को लेकर जो पार्टी की लाइन एंड लेंथ है उसका ब्यौरा राहुल मीडिया के सामने रखेंगे। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई दिल्ली के मैदान में आ गई है। आज महाराष्ट्र में पार्टी पर कब्जे के लिए चाचा भतीजा आमने सामने हैं। शरद पवार ने दिल्ली में आज बैठक बुलाई है और बैठक के लिए शरद पवार दिल्ली पहुंच चुके हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है जिसमें पार्टी के सांसद, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स शामिल होंगे। इस बैठक में शरद पवार आगे की रणनीति को लेकर मंथन करेंगे और साथ ही जानकारी यह भी सामने आ रही है कि कानूनी पहलुओं को लेकर भी बैठक में मंथन किया जाएगा। तो दोपहर 3 बजे ये बैठक होनी है। एनसीपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक, एनसीपी को लेकर दावा पुरजोर तरीके से चाचा और भतीजा दोनों की तरफ से किया जा रहा है। दोनों का दावा एक ही है कि एनसीपी उनकी है। तो आखिरकार पार्टी किसकी, सिंबल किसके पास रहेगा, यही इस समय का सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल देखिए, विधायकों के लिहाज से पलड़ा भतीजे अजीत पवार का भारी है, लेकिन 2/3 बहुमत वो हासिल नहीं कर पाए अजीत पवार। विधायकों का आंकड़ा 32 पर आकर रुक गया अजीत पवार गुट का, जो कि 36 चाहिए 2/3 आंकड़े के लिए। वहीं दूसरी तरफ सांसदों के मामले में पलड़ा शरद पवार गुट का भारी है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अजीत पवार गुट की तरफ से दावा ठोक दिया गया है। चिट्ठी चुनाव आयोग को लिख दी गई है और इस बीच दिल्ली शरद पवार पहुंच चुके हैं। दोपहर 3 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और शरद पवार के दिल्ली आने के साथ ही ये महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई, जो दिल्ली की सड़कों पर अब पोस्टर्स के जरिए नजर आ रही है, जहां शरद पवार के समर्थन में आप देखिए किस तरीके के पोस्टर लगे हैं। ऐसे पोस्टर जिसमें गद्दार बताया जा रहा है, पीठ में छुरा घोंपने वाला बताया जा रहा है भतीजे अजीत पवार को।
यूपी में दो गुट सामने आ चुके हैं। एक शरद पवार का गुट है तो दूसरा है अजीत पवार का गुट। लेकिन इस सबके बीच में बयान तो चल ही रहे हैं। कुछ इस तरीके के होर्डिंग्स भी सामने आने लगे हैं जहां पर हैशटैग गद्दार लिखा हुआ है। हमारे साथ में सोनिया दुहान है जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है एनसीपी। सोनिया, लेकिन कौन सी एनसीपी? स्टूडेंट यूनियन की आप जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन कौन सी एनसीपी, कौन सा स्टूडेंट यूनियन? एनसीपी एक ही है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहब हैं और कहने भर से अलग अलग चीजें नहीं हो जाती है। और एज पर रिकॉर्ड्स, एज पर एवरीथिंग, एनसीपी इज ओनली वन व्हिच बिलोंग्स टू पवार साहब। लेकिन अजीत पवार की तरफ से चुनाव आयोग से कह दिया गया है 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार है। कल शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे शायद वो लोग, तो शक्ति प्रदर्शन में तो 40 तो नहीं, मेरे ख्याल में 28-29 लोग थे जिसमें कुछ निर्दलीय भी थे। तो फिर क्यों नहीं पहुंचे 40 लोग? बताइए मुझे, आप ही बताइए, आप उनसे पूछिए 40 लोग पहुंचे क्यों नहीं। नाम देने भर से क्या हो जाता है? अब मैं लिख के दे देती हूँ, साथ में मोदी जी का नाम भी लिख के दे देती हूँ। मोदी जी एनसीपी से हैं, अमित शाह जी एनसीपी से हैं, फलाना एनसीपी से, कुछ हो जाएगा क्या? तो फिर अच्छा, ये एक होर्डिंग लगा हुआ है काफी दिलचस्प है, बाहुबली का एक आइकॉनिक जिसको लेकर के कई तरह के सवाल है। गद्दार कौन है? गद्दार वो सब लोग हैं जिनको पवार साहब ने एक बच्चे की तरह, एक फैमिली की तरह बड़ा किया, नाम दिया, शोहरत दी, इतना बड़ा लीडर बनाया। जो आप बड़े 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 चेहरे करते हैं, उसको बड़ा बनाया किसने? शरद पवार ने। और उनको बड़ा बना सकते हैं तो शरद पवार किसी को भी बड़ा बना सकते हैं। और उन्हें वेट एंड वॉच करना है अभी कौन कौन बड़ा होता है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से कि महाराष्ट्र से निकलकर अब एनसीपी की ये लड़ाई दिल्ली पहुंच चुकी है। यहां आज इस लड़ाई के क्या रंग देखने के लिए मिल सकते हैं अंकित? देखिए, फिलहाल जो रोमाना इस वक्त मैं मौजूद हूं शरद पवार के घर पे, और शरद पवार के घर के बाहर की पहले तस्वीरें आपको दिखाता हूं। देखिए, जो पोस्टर जिसका हम जिक्र कर रहे थे ना, वो पोस्टर यहां पर भी लगा हुआ है, एनसीपी ऑफिस पर भी लगा हुआ है। और नारा क्या है? सारा देश देख रहा है, अपनों में छुपे गद्दारों को माफ नहीं करेगी जनता, ऐसे फर्जी मक्कारों को। और इस तरीके का ये पोस्टर, एक और पोस्टर पहले आपको दिखाता हूं और तस्वीरें दिखाता हूं शरद पवार के घर के बाहर की। सच और झूठ की लड़ाई में पूरा देश शरद पवार के साथ है। भारत देश का इतिहास है कि इसने कभी धोखा देने वालों को माफ नहीं किया। इस तरीके के तमाम पोस्टर होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं शरद पवार के घर पर। और तस्वीरें अब दिखाता हूं शरद पवार के घर के बाहर। यहां पर मीडिया का जो हुजूम लगा हुआ है और समझा जा सकता है, कल तक जो पूरा जो केंद्र था मुंबई, महाराष्ट्र, आज वो दिल्ली जो लड़ाई शिफ्ट होती दिख रही है, क्योंकि शरद पवार खुद यहां पर पहुंच रहे हैं और उनके जो समर्थन वाले जो सांसद हैं, वो उसके साथ ही में जो और कई और नेता हैं, वो यहां पर पहुंचेंगे। और इसी वजह से आज जो पूरा केंद्र है वो है शरद पवार का ये घर, जहां पर दोपहर 3 बजे होनी है वो अहम बैठक। और दिलचस्प यही रहेगा कि कितने सांसद, कितने विधायक, कितने नेता यहां पर जुड़ते हैं, क्योंकि इस वक्त जो पूरा खेल है वो नंबर गेम है। अजीत पवार का दावा है कि 40 से ज्यादा विधायक उनके साथ में हैं, लेकिन अगर हम चुनाव आयोग के लिहाज से बात करें, किसी भी पार्टी को मान्यता मिलने के लिए एक वर्टिकल स्प्लिट की जरूरत होती है। सवाल यह है कि क्या वाकई में 2/3 सांसद भी अजीत पवार के साथ हैं या नहीं है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जरा सा यहाँ पर तक करेक्ट कर दूं कि विधायक यहाँ पर नहीं पहुंचेंगे। आज जरा सा करेक्शन कर देते हैं कि विधायक यहाँ पर नहीं पहुंचेंगे। आज ये जो शरद पवार के आवास पर दिल्ली में बैठक बुलाई गई, यहाँ पर सांसद और पार्टी के पदाधिकारी बताया जा रहा है कि उनको पहुंचना है। और साथ ही इसके बाद जो कानूनी विकल्प है उसको लेकर भी बताया जा रहा है कि मंथन किया जाएगा। और अब बात बाबा बागेश्वर के दिल्ली दरबार की, जिसकी दिव्य तैयारी है। दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन के उत्सव ग्राउंड के बाहर बाबा बागेश्वर के बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए, जहां आज बाबा बागेश्वर हनुमंत कथा सुनाएंगे। वहीं कल 7 जुलाई को बाबा बागेश्वर उनका दिव्य दरबार लगेगा। अनुमान यह है कि लाखों की संख्या में लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा सुनने के लिए उत्सव मैदान पहुंचेंगे। लोगों की भीड़ को देखकर दिल्ली पुलिस ने 100 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात भी कर दिया है। दिल्ली में बाबा बागेश्वर धाम का दरबार पूरी तरह से सज चुका है। तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे उत्सव ग्राउंड जो आईपी एक्सटेंशन का है उसके ठीक बाहर हम मौजूद हैं और देख सकते हैं किस तरह से जो दरबार है वो पूरी तरह से सज चुका है। और अगर ठीक बाहर की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे किस तरह से अलग अलग बड़े बड़े जो पोस्टर्स हैं वो नजर आएंगे। श्री हनुमंत कथा 5 से 8 जुलाई और तिनका एक सहारा आयोजक का नाम लिखा गया है। स्थान रामलीला उत्सव ग्राउंड आईपी एक्सटेंशन पूर्वी दिल्ली। और इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी भव्य शुरुआत कलश यात्रा निकाल कर की जा चुकी है। और आज की बात करें तो आज जो शाम को
बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान कथा सुनाएंगे और इसके अलावा 7 तारीख की बात करें तो दिव्य दरबार लगेगा। तो इस तरह की जो तमाम तैयारियां हैं उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम रामलीला उत्सव ग्राउंड आईपी एक्सटेंशन के ठीक बाहर से किस तरह से जो दरबार है वो सज चुका है। इसके अलावा बाहर जगह जगह पर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जो पोस्टर्स हैं वो सड़कों पर लगे हुए नजर आएंगे। देख सकते हैं किस तरह से सामने की अगर बात करें तो यहाँ पर पोस्टर आपको लगा हुआ नजर आएगा। रोड के किनारे की अगर बात करें तो वहाँ पर भी जो पोस्टर्स हैं वो भी लगे हुए नजर आएंगे। चूँकि आज हनुमान कथा है और इसके अलावा कल जो है वो बाबा बागेश्वर का जो दिव्य दरबार है वो भी लगेगा। तो इसके चलते जो लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के, वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं, जिसके चलते यहाँ पर दिल्ली पुलिस भी जगह जगह पर मुस्तैद नजर आएगी। लेकिन पोस्टर साफ तौर से काफ़ी बड़े बड़े बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लगाए गए हैं और पुलिस की क्या कुछ तैयारियां हैं इसकी तस्वीरें भी हम दिखाना चाहेंगे। किस तरह से आप मेरे बाएं ओर देख पाएंगे, यहाँ पर पुलिसकर्मी भी यहाँ पर नज़र आएंगे। पुलिस की काफ़ी ज़्यादा संख्या यहाँ पर तैनात नज़र आएगी। तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा पुलिसकर्मी इस पूरे एरिया में तैनात किए गए हैं, जिसके चलते कोई भी जो अव्यवस्था की स्थिति है वो ना हो। जगह जगह महाराष्ट्र में मचे सियासी भूचाल के बीच एनसीपी में संख्या बल को लेकर नया दावा सामने आ रहा है। अजीत पवार गुट की ओर से 43 विधायक होने का अब दावा किया गया। ये दावा अब से थोड़ी ही देर पहले छगन भुजबल ने मीडिया से बातचीत में किया। वो कह रहे हैं अजीत पवार गुट को कोई कानूनी अड़चन नहीं आने वाली। 43 विधायकों के साथ होने का दावा छगन भुजबल की तरफ से किया जा रहा है। अजीत पवार गुट में अजीत पवार के साथ हैं छगन भुजबल। मंत्री पद की शपथ छगन भुजबल ले चुके हैं महाराष्ट्र में और उनकी तरफ से 43 विधायकों के साथ होने का दावा किया जा रहा है।